नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन यानी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है और हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें और हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, पंडित जगन्नाथ, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंडित जगन्नाथ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि पंडित जगन्नाथ ने गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, सलीम था या फिर क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। और अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। और हुमायूं किसका बेटा था? हुमायूं बेटा था बाबर का। और बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, चलिए। और बाबर की माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगार खानम। बाबर जो था वो अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का था और अपनी माता की तरफ से चंगेज़ खान का वंशज था। तो कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहांगीर के बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है और शाहजहां के बाद में आता है खतरनाक राजा, खतरनाक किंग जो बहुत ही कट्टरवादी था, वो था औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब के भाई का नाम था दारा शिकोह। औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कत्ल कर दिया था। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, घास के मैदान जो है एग्जाम में काफ़ी आते रहते हैं, तो इसमें एक पूछा गया वो है प्रेरी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रेरी घास का मैदान जो है वो कहाँ पे है, लोकेशन उसकी क्या है? उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, न्यूजीलैंड में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अगर हम घास के मैदान की बात करें तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन फिर भी एक मिड लैटिट्यूड को हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें घास के मैदान की तो मुख्य रूप से 2 घास के मैदान, 2 लोकेशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, और एक होता है मिड लैटिट्यूड। ठीक है, यानी मध्य अक्षांश। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय। देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं उनका जो विस्तार होता है वो दोनों गोलार्धों में। ठीक है, जैसा हम जानते हैं ना, ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा होती है जो 0 डिग्री होती है। तो उसके यानी 0 डिग्री के जस्ट नीचे और जस्ट अबव ये दोनों हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से, आप ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री से 23 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 23 डिग्री के आसपास का जो अक्षांश होते हैं वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं मुख्य रूप से अफ्रीका के साहिल क्षेत्र एवं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। ये घास के मैदान जो होते हैं वो 23.5 से 66.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 से 66.5 डिग्री ये क्षेत्रों में अक्षांशों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, उसके अतिरिक्त यूरेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इनको। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें कि कौन कौन से जो घास के मैदान हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आते हैं और कौन कौन से शीतोष्ण में आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ नाम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सवाना। आपने सुना होगा सवाना। सवाना कहाँ पे आता है? सवाना अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में कहाँ पे? सूडान में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कैंपोस। जो कैंपोस है घास का मैदान वो कहाँ पे आता है? ब्राज़ील में आता है। और ब्राज़ील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। उसके बाद बात करते हैं हम लानोज। जो लानोज है वो कहाँ पे आता है? वो आता है कोलंबिया एवं वेनेजुएला। तो आप लोग बताइएगा कि कोलंबिया और वेनेजुएला जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में पड़ता है। और फिर एक हमने बात की थी साहिल। साहिल कहाँ पे आता है? साहिल अफ्रीका में आता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम देखते हैं जो हैं शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पम्पास के बारे में, ठीक है। पम्पास जो है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जो कहाँ पे है, जो है हमारा साउथ अमेरिका में, यानी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में ये बढ़ता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो वह वेल्ड, एक है वेल्ड घास का मैदान, ये कहाँ पे है, ये है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वेल्ड। उसके अलावा डाउन्स की बात करें तो डाउन्स कहाँ पे है, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपीज़ की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट थे ये, तो आपको नाम ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें, एक है पेम्पास, पेम्पास जो है पेम्पास और प्रेरी, ठीक है। पम्पास और प्रेरी जो हैं ये दोनों, खास बात ये है कि ये एक प्रकार के मिड लैटिट्यूड घास के मैदान में भी आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी मध्य अक्षांश में भी आते हैं। तो अगर ऑप्शन आता है इस तरीके से तो ये करेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। फिर बात करते हैं बक्सर के बारे में। क्वेश्चन 5 है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे कि दो लोगों में से ऑप्शन में डाउट है, एक है मीर जाफ़र, दूसरा है मीर कासिम। तो इसका कई बुक्स में, यानी कई बुक्स में, कई अच्छी बुक्स में ऑप्शन के कहीं ना कहीं मीर जाफ़र दिया है, कहीं ना कहीं मीर कासिम दिया है। तो आप लोगों ने क्या करके आप लोग आए हैं, किस पे टिक मार के आए हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग मीर जाफ़र पे टिक लगा के आए हैं, कितने लोग मीर कासिम पे टिक लगा के आए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसका आंसर मीर जाफ़र होना चाहिए, ठीक है। और कई बुक्स में मीर कासिम भी लिखा हुआ है, तो बड़ा ये कन्फ्यूजिंग वाला मैटर है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की। तो इसको लिखा है विवेकानंद जी ने क्या, नो। राजा राम मोहन जी ने, नो। रामकृष्ण परमहंस, नो। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको लिखा है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कई बार कई एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी भी गई है। कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है कि किस राज्य की जो तटरेखा है, यानी कोस्टल जो क्षेत्र है, आप समझते हैं ना, ये जो है ये हमारा पेनिनसुला है और ये पूरा कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पानी है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे लंबी रेखा ये किसकी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात जो राज्य है उसकी सबसे लंबी तटरेखा है, कोस्टल लाइन है। फिर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विक्टोरिया है, टिटिकाका है, मृत सागर है, बैकाल है। तो इसका आंसर है लेक बैकाल, जो कहाँ पड़ती है, जो पड़ती है साइबेरिया में, और वो कहाँ पे है, वो रशिया में है। तो सबसे डीपेस्ट लेक है, गहरी झील है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा, लौह उद्योग है या कालीन उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग या कांच का उद्योग। तो इसका आंसर है सूती वस्त्र का उद्योग, ठीक है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। अगला है पम्पास क्या है। अब देखिए इसकी हम बात अभी कर रहे थे, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ गया। पम्पास क्या है, पम्पास एक मरुस्थलीय वनस्पति है, नो नो नो। पम्पास एक घास के मैदान होते हैं, ठीक है। क्या ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अगर यहाँ पे लिखा होता शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वन लिखा है तो गलत हो जाएगा। अगला है चौथा ऑप्शन है कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है क्या ये, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से या फिर आयरलैंड से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड ने लिए थे स्पेनिश से, ठीक है। स्पेनिश संविधान से लिए थे आयरलैंड ने। तो फिलहाल हम बात करते हैं, अच्छा आपसे अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे हमारा जो प्रस्तावना है प्रियम्बल वो कहाँ से लिया गया है, वो किस देश से इंस्पायर है, और प्रियम्बल की जो भाषा है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल वो किस देश से इंस्पायर है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हमारे जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट, वो किस देश से इंस्पायर्ड हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें हमारे जो डायरेक्टिव हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं,
ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, सॉरी कर्तव्य हैं, वो किस देश से इंस्पायर हैं। तो आप लोग इनके आंसर ज़रूर कमेंट में करिएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस देश से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन 1 में मतदाताओं के द्वारा, नहीं गलत है। पंचायतों के द्वारा, नहीं गलत है। लोकसभा द्वारा, गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं, पहले 8 थीं, बाद में इनको बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में 12 हैं। कितनी है? 12। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, कुल कितने भाग हैं, ठीक है, और अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो कौन सी हुई है, यानी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है वो कौन सा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर बताइएगा। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। इनकम टैक्स है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, और सीमा शुल्क की अगर बात करें यानी कस्टम, इसको बोलते हैं कस्टम टैक्स, तो ये भी है। कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा भू राजस्व, ठीक है। लैंड रेवेन्यू नहीं है, ये स्टेट के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों ने इन 15 के 15 क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया होगा, यानी 14 क्वेश्चंस आपने सही सॉल्व किए होंगे। अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे शुरू होते हैं अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन से? 1500, तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज कराता हूँ। 1526 में हुआ था पानीपत का पहला, ठीक है। उसके बाद में 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो इसमें पूछा गया है, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था? ये पहला वाला जो पानीपत का बैटल था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। इब्राहिम लोदी के पास में लाखों की सेना थी, फिर भी बाबर के कुछ हज़ार सैनिकों ने पूरी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। और उसके बाद में फिर बैटल हुआ था बाबर का राणा सांगा के साथ में, और फाइनली बाबर ही सभी युद्धों में विजयी हुआ। जैसा आप जानते हैं कि बाबर ने स्टार्टिंग में 4 प्रमुख युद्ध किए थे, कौन कौन से? पानीपत का फर्स्ट बैटल, उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद में चंदेरी का हुआ था, और फिर हुआ था घाघरा का। तो ये कुछ बैटल थे जो आपको याद करने चाहिए, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल हैं ये। मैंने वीडियो एक बनाया था बाबर का, उसमें ये सारी बैटल मैंने पूरा डिफाइन किया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपका बाबर पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी बाबर से कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर एक हुआ था पानीपत का सेकेंड बैटल, ये हुआ था 1556 में, और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। फिलहाल अकबर जो था वो बहुत छोटा था, तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था, तो फाइनली उसके बीच हुआ था, यानी अकबर ही बोले उसको बोलेंगे। इसमें हेमू को मार दिया गया था, उसकी गर्दन को काट दिया गया था, और फाइनली जो है बैटल अकबर ने जीत ली थी। और उसके बाद एक हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कमेंट में बताएं कि कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हम। फिलहाल ये जो 17 से लेकर के जो 40 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस अति लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप के हैं, तो इनको डिस्कस अभी नहीं करूँगा मैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि डिस्कस किया जाए तो फिर इनको डिस्कस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है चैनल को तो, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।